जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें पढ़ रहे हैं अध्याय 3 जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। इसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में यह समझाया था कि एक राष्ट्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होना कितना जरूरी है वहां के लोकतंत्र के लिए, और मैंने ये भी समझाया था कि हमारे देश में कौन वोट डालता है और कौन चुनाव लड़ सकता है, किसके लिए कितनी क्या योग्यता चाहिए, ये भी मैंने आपको विस्तार पूर्वक समझा दिया था। और मैंने ये भी एक महत्वपूर्ण विषय बताया था आपको कि चुनावों को कराने वाली संस्था जो आपकी चुनाव आयोग है उसका स्वतंत्र रहना कितना जरूरी है। उसके बिना स्वतंत्र हुए देश का चुनाव कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। तो जिसका मैंने आपको आधे से ज्यादा हिस्सा समझा दिया था और आधा थोड़ा बच गया था। आज वहीं से हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि चुनाव आयोग का ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्र रहना सत्ता के शागिर्दों के हाथ से बाहर रहना क्यों जरूरी है। आप इस चीज को जब समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या महत्व है स्वतंत्र आयोग के स्वतंत्र होने का। तो चलिए वहीं से प्रारंभ करते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के पास काफी सारे काम हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के पास काफी सारे काम हैं और वो क्या क्या काम है वो ही मैं चल रहा हूं आपको बताने विस्तार पूर्वक। आइए जानते हैं और समझते हैं कि भारत के निर्वाचन आयोग के पास क्या क्या काम है। तो पहला, वह मतदाता सूचियों को नया करने के काम की देखरेख करता है। पूरा प्रयास करता है कि मतदाता सूचियों में गलतियां ना हो, अर्थात पंजीकृत मतदाताओं के नाम ना छूट जाए और ना ही उनमें ऐसे लोगों के नाम हो जो मतदान के अयोग्य हो या जीवित ही ना हो। तो चुनाव आयोग का पहला काम है मतदाता सूची को, मतदाता आपकी वो जो इलेक्शन वोटिंग लिस्ट है उसको प्रिपेयर रखना, प्रॉपर रखना कि उसमें किसी ऐसे व्यक्ति का नाम ना हो जो है ही नहीं धरती पर और उसका नाम चल रहा है और उसके नाम पर वोटिंग हो रही हो, ऐसा ना हो। इस चीज को अप टू डेट करना, वोटिंग लिस्ट को अप टू डेट करना आपके चुनाव आयोग का प्राथमिक काम है। और नए उम्मीदवारों को वोटिंग लिस्ट की सूची में दर्ज करना भी आपके चुनाव आयोग का काम है। अब मैं वोट डालने के लिए काबिल हो गया हूं तो अब मैं भी चुनाव आयोग के द्वारा निकाले गए एक फॉर्म को फिल करूंगा, फॉर्म नंबर 8 को, और मतदाता सूची में मेरा भी नाम दर्ज हो जाएगा। तो ये काम है आपके चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग का सर्वप्रमुख काम क्या है? मतदाता सूची को अप टू डेट रखना। दूसरा सुनिए, वह चुनाव का समय और चुनाव का पूरा कार्यक्रम तय करता है। इस कार्यक्रम में निम्न बातों का उल्लेख होता है: चुनाव की अधिघोषणा, नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की तिथि, मतदान की तिथि, मतगणना की तिथि और चुनाव परिणाम की घोषणा। चुनाव से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, उन सब प्रक्रियाओं को कराने का काम आपका चुनाव आयोग करता है। जिनमें पहली प्रक्रिया है चुनाव की अधिघोषणा। चुनाव कब होगा ये कौन बताएगा? चुनाव आयोग। नामांकन की क्या प्रक्रिया होगी, किस प्रकार से कोई व्यक्ति उम्मीदवार बन सकता है, ये भी कौन निर्धारित करेगा? चुनाव आयोग। और मतदान की तिथि का क्या होगी, ये भी कौन निर्धारित करेगा? चुनाव आयोग। मतगणना कब होगी, मतगणना की तिथि क्या होगी, ये भी कौन तय करेगा? चुनाव आयोग। और चुनाव का डिसीजन घोषित करने का भी अधिकार किसके पास है? चुनाव आयोग के पास है। चुनाव आयोग ही डिसीजन को घोषित कर सकता
है, उसके अलावा कोई और नहीं। समझ में आई बात? अगला सुनो। इस पूरी प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्णय लेने का अधिकार है। वह पूरे देश, किसी राज्य या किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव को इस आधार पर स्थगित या रद्द कर सकता है कि वहां माकूल माहौल नहीं है तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं। अगर चुनाव आयोग को लगता है कहीं भी किसी भी स्थिति में चुनाव में धांधली हो सकती है या चुनाव कराने के लिए माहौल सही नहीं है, तो चुनाव वहां होने वाले मतदान को रद्द कर सकता है, क्योंकि चुनाव के समय चुनाव आयोग से ताकतवर कोई और संस्था नहीं होती है। प्रधानमंत्री भी उस समय उतने ताकतवर नहीं होते जितनी ताकतवर आपकी चुनाव आयोग होता है। उस समय जितना ताकतवर चुनाव के समय चुनाव आयोग होता है ना, उतना ताकतवर देश का प्रधानमंत्री भी नहीं होता उस समय पर। ठीक है, चुनाव के बाद प्रधानमंत्री के पास शक्तियां चली जाती है, लेकिन चुनाव के दौरान पूरे देश का मालिक कौन बन जाता है? निर्वाचन आयोग। जिस राज्य में हो रहा है उस राज्य का मालिक कौन बन जाता है? निर्वाचन आयोग। समझ में आ गई बात? तो चुनाव, अगर निर्वाचन आयोग को किसी भी हालत में ये लगता है कि जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष परिस्थितियां नहीं है, तो चुनाव आयोग वहां होने वाले मतदान को रद्द भी कर सकता है और उसकी तिथि को आगे बढ़ाकर कभी और करा सकता है। समझ में आई बात? आगे सुनो। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिए एक आदर्श आचार संहिता लागू करता है। वह किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराने की आज्ञा दे सकता है यदि उसे लगे कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरीके से उचित और न्यायपूर्ण नहीं थी, तो वह दोबारा मतगणना कराने की भी आज्ञा दे सकता है। मतलब चुनाव से संबंधित जितने भी अधिकार हैं, जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं, वो सारी की सारी स्वतंत्रताएं और अधिकार आपके चुनाव आयोग के पास है और चुनाव आयोग से इन अधिकारों और इन स्वतंत्रताओं को कोई भी छीन नहीं सकता। आगे सुनो। निर्वाचन आयोग के पास बहुत ही सीमित कर्मचारी होते हैं। देखो, निर्वाचन आयोग के पास बहुत ही कम कर्मचारी होते हैं, लेकिन चुनाव के दौरान सरकार की पूरी प्रशासनिक जो अमला है वो सारा का सारा चुनाव आयोग के अधीन हो जाता है। पुलिस, सरकारी कर्मचारी, टीचर, सब के सब चुनाव आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं चुनाव के समय। समझ में आ गई बात? आगे सुनो। निर्वाचन आयोग के पास बहुत ही सीमित कर्मचारी होते हैं। वह प्रशासनिक मशीनरी की मदद से चुनाव कराता है, लेकिन एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने पर चुनाव संबंधी कार्यों के संबंध में आयोग की पूरी प्रशासनिक मशीनरी पर नियंत्रण हो जाता है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान राज्य और केंद्र सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों को चुनाव संबंधी कार्य दिए जाते हैं और इस संबंध में निर्वाचन आयोग का उन पर पूरा नियंत्रण होता है। निर्वाचन आयोग इन अधिकारियों का तबादला कर सकता है या उनके तबादले को रोक सकता है। अधिकारी निष्पक्ष ढंग से काम करने में विफल रहे तो आयोग उनके विरुद्ध कार्रवाई भी कर सकता है। चुनाव के समय सरकार का पूरा अमला किसका हो जाता है? चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग का उन पर पूरा का पूरा नियंत्रण हो जाता है और चुनाव आयोग जैसे चाहे उनको वैसे अपनी उंगली पर नचाता है। और अगर लग गया चुनाव आयोग का, अगर कहीं से भी गलती से चुनाव आयोग को ये भनक लग गई कि आपने चुनाव में किसी भी प्रकार की धांधली करवाई है, तो आपका और आपकी नौकरी का वो ऐसा बंटाधार करेंगी ना कि आप कभी उस बंटाधार से बाहर नहीं निकल पाएंगे। समझ में आ गई बात? तो चुनाव के समय चुनाव आयोग से ज्यादा ताकतवर कोई और नहीं होता है। चुनाव के समय चुनाव आयोग से ज्यादा ताकतवर कोई और नहीं होता है। समझ में आ गई बात? चुनाव के समय चुनाव को कंडक्ट कराने वाली ये संस्था ही सब कुछ है।
सब कुछ यही है, इसके अलावा उस समय कोई और कुछ नहीं है। समझ में आई बात? आगे सुनो। विगत वर्षों में चुनाव आयोग एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में उभरा है, जिसने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है। उसने चुनाव प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखने के लिए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण ढंग से काम किया है। निर्वाचन आयोग का इतिहास इस बात का गवाह है कि संस्थाओं की कार्यप्रणाली में प्रत्येक सुधार के लिए कानूनी या संवैधानिक परिवर्तन आवश्यक नहीं। यह आम धारणा है कि 25 वर्ष पहले के मुकाबले आज निर्वाचन आयोग ज्यादा स्वतंत्र और प्रभावी है। ऐसा इसलिए नहीं कि निर्वाचन आयोग की शक्तियां या उसकी संवैधानिक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल निर्वाचन आयोग ने केवल उन शक्तियों का और प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करना शुरू कर दिया है जो उसे संविधान में पहले से ही प्राप्त थी। आज कुछ लोग कहते हैं देखो आज तो नहीं है चुनाव आयोग इतना निष्पक्ष, क्योंकि आज चुनाव आयोग पर कहीं ना कहीं सत्ता के दलालों का कब्जा दिखाई पड़ता है। चुनाव आयोग पर कहीं ना कहीं सत्ता के जो काबिज दलाल हैं वो कहीं ना कहीं उस पर नियंत्रण करे बैठे हैं। ये मुझे भी दिखाई पड़ता है, आपको भी दिखाई पड़ता है, सबको दिखाई पड़ता है कि अगर विपक्ष पक्ष में बैठी पार्टी के खिलाफ अगर कोई कंप्लेन लेके जाता है तो चुनाव आयोग उस पर उतना एक्शन नहीं लेता जितना कि विपक्ष के लोगों पर लेता है। तो ये दिखाई पड़ रहा है सबको कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं अपनी निष्पक्षता को खो रहा है, जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। निर्वाचन आयोग का निष्पक्ष रहना लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक समय था 1980 से लेकर 2014 तक चुनाव आयोग बहुत ही ज्यादा निष्पक्ष और ताकतवर दिखाई पड़ रहा था। क्यों दिखाई पड़ रहा था? क्योंकि वो अपनी शक्तियों का सही ढंग से प्रयोग कर रहा था, सही ढंग से प्रयोग कर रहा था। आप सब जानते हैं कि भाजपा जिस प्रकार से दल बदल करवाती है, जिस प्रकार से पार्टियों को तोड़ती है, उन चीजों पर चुनाव आयोग पट्टी बांध लेता है। पता नहीं किस दृष्टिकोण से देखता है चुनाव आयोग इन घटनाओं को, और इस पर पता नहीं क्यों वो एक्शन नहीं लेता। क्या बंबई में हुई घटना किसी को दिखाई नहीं पड़ी? महाराष्ट्र में जिस प्रकार से शिवसेना को 2 भागों में तोड़ा गया बीजेपी के द्वारा, क्या वो दिखाई नहीं पड़ा? सबको दिखाई पड़ा, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने उस पर कोई निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करी। चुनाव आयोग ने उस पर कोई निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करी। मध्य प्रदेश में जो हुआ, कांग्रेस सरकार की सत्ता को गिराकर भाजपा ने अपनी सत्ता स्थापित की, वो सब ने देखा, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग कुछ नहीं करा। तो ये दिखा रहा है कि 2014 के बाद चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता में कहीं ना कहीं सेंध लगाई गई है। कहीं ना कहीं उनकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता में सेंध लगाई गई है, जो दिखाई पड़ रहा है सबको। लेकिन फिर भी कोई इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा नहीं हो रहा है विपक्षी दलों के साथ। ठीक, आगे सुनो। 1951 से लोकसभा में 16 चुनाव हो चुके हैं, 16 बार चुनाव हो चुके हैं। निर्वाचन आयोग के द्वारा विधान सभाओं के अनेक चुनाव और उपचुनाव कराए गए। निर्वाचन आयोग को असम, पंजाब, जम्मू और कश्मीर जैसे हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में चुनाव कराने में अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उसे 1991 में पूरी चुनाव प्रक्रिया को बीच में ही रोकना पड़ा, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। निर्वाचन आयोग को 2002 में एक अन्य गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा, जब गुजरात विधानसभा भंग कर दी गई और चुनाव कराना पड़ा। लेकिन निर्वाचन आयोग ने पाया कि राज्य में अप्रत्याशित हिंसा के कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना तुरंत संभव न था। निर्वाचन आयोग ने राज्य में विधानसभा चुनाव को कुछ महीनों के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया।
सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के इस निर्णय को वैध ठहराया। तो आप ये देखिए कि अभी तक जो हिस्ट्री थी चुनाव आयोग की वो बहुत ही निष्पक्ष और स्वतंत्र थी। उसने कभी भी किसी भी पार्टी को फेवर नहीं किया था। लेकिन आज सबको दिखाई पड़ रहा है कि वो पार्टी को फेवर कर रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमें आवाज उठानी पड़ेगी। हमें अगर अपने देश का लोकतंत्र बचाना है तो हमें चुनाव आयोग को निष्पक्ष और स्वतंत्र रखना बहुत जरूरी है। अगर आपका चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं रहा तो आपके देश का लोकतंत्र भी निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं रह पाएगा। अब आते हैं अगले विषय पर, जो कि है चुनाव में सुधार। चुनाव सुधार देखो, चुनाव में सुधार की बहुत बड़ी सूची है, कोई छोटी सूची नहीं है। हर व्यक्ति देखता है जब गलती तो वो अपने सुझाव दे देता है कि चुनाव में ये सुधार होना चाहिए। इसकी सूची बहुत बड़ी है। फिर भी यहाँ पर टेक्स्ट बुक में आपकी कुछ बातों को छांट कर रखा गया है। चलिए समझते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार के चुनाव सुधारों की मांग की जा रही है, और ये चुनाव सुधार अगर हो जाएंगे तो हमारी चुनाव प्रक्रिया में क्या क्या परिवर्तन आ जाएगा। पहली बात तो जानते हैं क्या समस्याएं हैं। जब तक समस्या का पता नहीं चलेगा तब तक सुधार करने की तो कोई बात ही नहीं उठती। बात तभी उठेगी सुधार की जब हमें उस समस्या का पता चलेगा। भाई जब तक डॉक्टर को समस्या ना पता चले तब तक वो दवाई दे देगा आपको, तो समस्या का पता चलना पहले जरूरी है। तो आइए मैं और आप जानते हैं कि चुनाव आयोग में किस प्रकार के सुधारों की मांग उठाई जा रही है। चुनाव की कोई प्रणाली कभी आदर्श नहीं हो सकती। देखो कोई भी जो सिस्टम होता है, इलेक्शन सिस्टम, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर सिस्टम में कोई ना कोई लूप्स होते हैं, मतलब कमियां होती हैं। तो भारत का भी जो चुनावी सिस्टम है, जो चुनावी प्रणाली है, उसमें भी कमियां हैं। ऐसा नहीं कहूंगा कि उसमें कमियां नहीं, उसमें भी कमियां हैं, और उन कमियों को सुधारना भी हम सबका परम कर्तव्य है। और अगर हम इन कमियों को नहीं सुधारते तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो कमियां जिनको हमें अपने चुनाव को बेहतर बनाने के लिए सुधारना बहुत जरूरी है। तो चलिए, उसमें अनेक कमियां और सीमाएं होती हैं। लोकतांत्रिक समाज को अपने चुनाव को और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के तरीकों को बराबर खोजते रहना पड़ता है। वयस्क मताधिकार, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता और एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना को स्वीकार कर भारत में चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन पिछले 66 वर्षों के अनुभवों के बाद हमारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए अनेक सुझाव दिए गए हैं। चुनाव सुधारों के सुझाव निर्वाचन आयोग, विभिन्न राजनीतिक दलों, स्वतंत्र समूह और अनेक विद्वानों द्वारा दिए गए हैं। इनमें से कुछ सुझाव इस अध्याय में उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानों को संशोधित करने के बारे में हैं। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार का चुनावी सुधार का मांग कर रहा है हमारा देश का जनता। हमारा देश का जनता कौन से प्रकार का चुनाव सुधार चाहता है, तो आइए देखते हैं और समझते हैं। तो हमारी चुनाव व्यवस्था को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर किसी प्रकार की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करना चाहिए। इससे राजनीतिक दलों को उसी अनुपात में सीटें मिलेंगी जिस अनुपात में उन्हें वोट मिलेगा। तो देखो, आप सबको पता है कि हमारे देश में जीतता वो है जो सबसे आगे होता है, चाहे उसको आधी जनता वोट डाले या ना डाले, फिर भी वो जीत जाता है। मैंने आपको उदाहरण के द्वारा समझा दिया था कि अगर 4 विकल्प हैं आपके पास, आपके निर्वाचन क्षेत्र में 4 विकल्प हैं। पहले विकल्प को मिलता है 30% वोट, दूसरे को मिलता है 25% वोट, तीसरे को मिलता है 25% वोट और चौथे को मिलता है
चौथे को मिलता है, कितना बचा? 20%। तो जीता कौन? 30 वाला, जिसे 70% जनता ने पसंद ही नहीं किया। तो हमारे देश के जो ज्ञानी मानी लोग हैं वो चाहते हैं जो सर्वाधिक जीत वाली प्रणाली है इसको हटाकर हमें भी समान अनुपातक प्रणाली को अपनाना चाहिए अपने देश के चुनाव के लिए, क्योंकि जिस हिसाब में पार्टियों को वोट मिलेगा उसी हिसाब में उनको सीटें मिलनी चाहिए। ये हमारे देश की जनता का पहला सुझाव है। दूसरा क्या है? संसद और विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर महिलाओं को चुनने के लिए विशेष प्रावधान बनाए जाए। महिलाओं, भाई जब देश में आधी जनसंख्या में वो है तो उनका भी तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व आधा होना चाहिए ना, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं। तो जो विद्वान लोग हैं उनका कहना है कि हमें कोई प्रावधान बनाना चाहिए और विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में महिलाओं को 1/3 सीट पर आरक्षण देना चाहिए। आगे सुनो, चुनावी राजनीति में धन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए और अधिक कठोर प्रावधान होने चाहिए। सरकार को एक विशेष निधि से चुनाव खर्च को भुगतान करना चाहिए। देखो हमारे देश में जितना चुनाव में पैसा खर्च होता है ना, उतना दुनिया के किसी भी चुनाव में नहीं होता, जितना हमारे देश के चुनाव में होता है। तो मैं भी मानता हूँ, और पैसा आज की आप सब जानते हो, हम सब पूंजीवादी समाज में रह रहे हैं और पूंजीवादी समाज में जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ होता है। तो चुनाव में अगर पैसा प्रमुख भूमिका निभाएगा तो एक जन सामान्य जो जनता का सच्चा प्रतिनिधि बनना चाहता है वो कभी चुनाव नहीं जीत पाएगा। इसीलिए लोगों का मानना है, विद्वानों का मानना है, राजनीतिक पार्टियों का भी मानना है कि चुनाव आयोग को कोई ना कोई एक फ्रेम तैयार करना चाहिए या कोई ना कोई एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए जो चुनावों के खर्च को देखे और उस पर नियंत्रण लगाए, जिससे कि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र हो सके, पैसे के लोभ में चुनाव ना हो। ठीक, चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के आधार पर की जाने वाली किसी भी अपील को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर देना चाहिए, जो कि हमारे देश में कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे देश में पार्टियां ही जाति धर्म के नाम पर बनी है। जब पार्टियां ही जाति धर्म के नाम पर बनी है तो जाति धर्म को बोलना कहां से मना हो पाए। जब शोषण का आधार ही जाति रही है तो कैसे जातियों का चुनाव में प्रयोग होना बंद हो जाएगा। ये सोचने वाली बात है, ये बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है। आगे सुनो, राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए तथा उनकी कार्यविधि को और अधिक पारदर्शी तथा लोकतांत्रिक बनाने के लिए एक कानून होना चाहिए। ये तो मैं मानता हूँ, ये तो होना चाहिए, क्योंकि चुनाव के दौरान ये पार्टियां जितनी धांधली करती है ना उतना कोई नहीं करता। दारू भी ये पिलाएंगी, पैसे भी ये देंगी और बाद में आपको लूट भी ये लेंगी। तो इसीलिए इन पर कार्रवाई और इन पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। आगे सुनो, ये कुछ सीमित सुझाव हैं, इन सुझावों पर कोई आम राय नहीं है, लेकिन यदि उन पर आम राय बन भी जाए तो भी कानून और औपचारिक प्रावधान एक सीमा तक ही कारगर हो सकते हैं। वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष तभी हो सकते हैं जब सभी उम्मीदवार, राजनीतिक दल और वे सभी लोग जो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा की भावना का सम्मान करें। देखो, कानून बनाने से कानून का पालन नहीं होगा, कानून का पालन करने से कानून का पालन होगा। तो ये हम पर जिम्मेदारी है, उन लोगों पर जिम्मेदारी है जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर हम सब दोनों, लड़ने वाला और वोट डालने वाला अगर सशक्त हो जाए ना तो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव अपने आप हो जाएगा। अगर लोग 100 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपए के लिए अपना वोट ना बेचे ना तो चुनाव अपने आप स्वतंत्र और निष्पक्ष हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत
नहीं है। जैसे अम्बेडकर साहब ने कहा ही है, कितना भी अच्छा संविधान हो, लेकिन अगर उसको मानने वाले उसे नहीं मानते तो उसके अच्छे होने का कोई फायदा नहीं। इसी प्रकार से कितना भी अच्छा कानून क्यों ना बना दिया जाए, लेकिन अगर हम जो है मानने वाले अगर उस कानून को नहीं मानते तो फिर उस कानून का कोई महत्व नहीं है। हेलमेट हमारी सेफ्टी के लिए ही लगाने के लिए बोला जाता है ना, लेकिन लोग हमारे देश में हेलमेट किस लिए पहनते हैं? चालान से बचने के लिए, ना कि सेफ्टी के लिए। तो अब आप हम पर ही तो है ना कि हम कितना कानूनों को मानते हैं। हमारी भलाई के कानून को जब हम नहीं मानते तो ये तो चुनाव की बात है, तो चुनाव वाले कानून का तो हमसे डायरेक्ट संबंध भी है, लेकिन फिर भी हम नहीं मानेंगे, समझ रहे हैं? फिर भी हम पैसा लेंगे, फिर भी हम दारू पिएंगे, फिर भी हम चिकन खाएंगे। ये हमारे देश की रीति है। चुनाव के समय खास, चुनाव के समय तो खास। आगे सुनिए, कानूनी सुधारों के अतिरिक्त दो और तरीके हैं जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि चुनाव जनता की अपेक्षाओं और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को व्यक्त करें। पहला तो यह कि जनता को स्वयं ही और अधिक सतर्क रहना चाहिए तथा राजनीतिक कार्य में और सक्रियता से भाग लेना चाहिए। लेकिन आम आदमी के लिए नियमित रूप से राजनीति में भाग लेने की अपनी सीमाएं, इसीलिए यह जरूरी है कि अनेक राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक संगठनों का विकास किया जाए जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पहरेदारी करें। देखो, पहली बात तो जनता चुनाव को और राजनीति को गंदा दलदल मानती है, गंदा दलदल मानती है, लेकिन कोई उस दलदल को साफ नहीं करना चाहता, लेकिन गालियां सब देंगे उसे। भाई, गालियां देने से उस दलदल में गंद फेंकने से काम नहीं चलेगा, उस दलदल को साफ करने से काम चलेगा, उस दलदल में पानी डालने से काम चलेगा। दलदल में और कीचड़ डालने से अच्छा नहीं होगा। तो ये हम पर ही है, हम लोगों पर ही है कि हम कैसे इस दलदल को एक सुनहरा तालाब बना सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है, और जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए सब कुछ आपके ऊपर है, और आप जितना प्रयास करेंगे उतना ही ये दलदल साफ होगा, और नहीं करेंगे तो ये दलदल ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा और आपको भी इस दलदल में खींच लिया जाएगा। इसी के साथ ये चैप्टर होता है यही आपका समाप्त। जय हिंद, जय भारत।